और लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। हम लोग का अवसर साहित्य पाठशाला पूरे देश में यह एक तरह से अलग प्रयोग है, जिसमें लोग लघु कथाएँ भेजते हैं और उस पर जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी जानकारी, अपनी समझ, अपनी सोच के हिसाब से कुछ बतलाने का प्रयास करते हैं। वे भी सीखते हैं, हम लोग भी सिखलाते हैं। एक दूसरे का सीखने सिखलाने का क्रम जारी रहता है। हम लोग को खुशी की बात है कि आज हमारे पटल पर योगराज प्रभाकर जी भी उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले उनसे पटना में मुलाकात हुई थी और लोग सर को नमस्ते, योगराज सर को प्रणाम। आवाज़ नहीं आ रही योगराज जी की। चलिए फिर उनसे बात होगी, जुड़ गए हैं। और अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो हम इस कार्यक्रम को आरंभ करें। हाँ सर, आरंभ किया जाए। क्योंकि लगभग लगभग जितने रचनाकार का हमको पाठ करवाना है, लगभग उतने लोग जुड़ गए हैं। 2-4 लोग और बीच में जुड़ेंगे ही। और गार्गी राय आज की अध्यक्ष हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि हमारा ये जो अपना माइक को कृपया म्यूट कीजिए, किसी की आवाज़ आ रही है। माइक को म्यूट कीजिए, कोई किसी की आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारा प्रयास ये होता है। बागेश्वर जी का अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बागेश्वर जी अपना म्यूट कर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रयास ये रहता है कि लोग कहते हैं कि तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा, सबका महत्व एक होता है, आकार प्रकार से नहीं होता। हम इसको यथार्थ की ज़मीन पर लाना चाहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ लघु कथा सृजन में नहीं, बल्कि लघु कथा की किस तरह समीक्षा की जाए। भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन किस तरह से समीक्षा की जाए, उसका किस तरह से आकलन किया जाए और मंच का संचालन कैसे किया जाए, अध्यक्षता किस प्रकार किया जाए। तो इसमें भी नए और पुराने दोनों रचनाकार कुछ सीखे कुछ सिखलाएं। इस क्रम में आज हम युवा लेखिका गार्गी राय, जो बहुत दिनों का मतलब है कि एक लंबा समय तो हो गया उनकी लोक कथाएँ लिखते हुए। और लोक कथाओं में किसी की भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन महत्व तो सबका होता है। कहने का मतलब ये है कि वो उनकी जितनी भी लोक कथाएँ हम लोग के सामने आई है, उसमें अधिकांश लोक कथाएँ हमें प्रभावित करती रही हैं। और योगराज प्रभाकर जी तो हमारे मंच पर हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। हम उनकी भी एक लोक कथा सुनेंगे। और लेकिन सबसे पहले प्रथम सत्र में हम हमारा जो यह कार्यक्रम चलता है, उसके प्रथम सत्र में हम अध्यक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, उनकी रचनाशीलता पर, उनके व्यक्तित्व पर और उन पर कुछ लोक कथाएँ जो मुझे प्राप्त होती है उस पर छोटी सी टिप्पणी हम देते, अपनी डायरी पढ़ते हैं। और उसके बाद हम दूसरे सत्र में अन्य रचनाकार जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी एक एक लोक कथा पाठ करेंगे। तो इस मायने से मैं सबसे पहले आपको बतला दूं कि जो सप्ताह भर लघु कथा, इसमें 2-4 मिनट लगेगा कि लघु कथा सप्ताह में जितनी भी लघु कथाएँ आई थी उसमें से 10 लघु कथाओं का चुनना बहुत कठिन काम था। यह काम गार्गी राय ने बड़ी ही गंभीरता से किया है। तमाम विवादों के बावजूद वे पूरे सप्ताह, इस सप्ताह के अध्यक्ष गार्गी राय जी के प्रति हम इसलिए भी हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। सचमुच बड़ा कठिन होता है किसी भी लघु कथाओं को पढ़ना, टिप्पणी करना, आलोचना करना और उसका फिर मूल्यांकन करना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने ख्यालात होते हैं। मूल्यांकन करने का अपना अलग अलग मापदंड होता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं होता है कि जिसका क्रम कम है या जो सूची में ना आए वह रचना बेकार है या सामान्य है। बस इतना है कि एक नज़र में अध्यक्ष को जो समझ में आई वह मूल्यांकन करते हुए आपके सामने वह संकेत दिया कि आपको एक बार अपनी तरफ से उस लघु कथा को अवश्य देख लेना चाहिए। यदि लेखक की नज़र में वह आपकी अपनी वह रचना अच्छी है, श्रेष्ठ है, कोई सुधार की जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि हम किसी भी बात को हम मान ही लें, क्योंकि किसी भी रचना का सबसे बेहतर समीक्षक स्वयं लेखक होता है। योगराज प्रभाकर ने भी एक जगह कहा है कि लघु कथा जब हम लिखते हैं तो उसको एक अंतराल के बाद उसे हमें बार बार पढ़नी चाहिए, अपनी लघु कथा को अपने से पढ़नी चाहिए एक समीक्षक बनकर।
तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर स्थिति पाएंगे, सुधार पाएंगे। क्योंकि किसी भी रचना का सबसे बेहतर समीक्षक स्वयं लेखक होता है, बशर्ते कि वे स्वयं अपनी रचनाओं के प्रति आत्मचिंतन करें, और यदि आपको सुधार की आवश्यकता महसूस हो तो आप उसे उसी अनुरूप में उसमें सुधार भी कर सकते हैं, क्योंकि सीखने और सिखलाने की यह प्रक्रिया होती है। आगे आपका जैसा सुझाव होगा हम वैसा करेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ी आलोचना और विस्तार से आलोचना करना अभी मंच पर बंद कर दिया है, क्योंकि 1 घंटा में मुझे 10 रचनाकारों की रचनाएं सुननी होती है। तो हम यहाँ पर टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में करेंगे। पाठशाला में तो हम लोग विस्तार से चर्चा करते रहे हैं और आप लोग उससे सहमत असहमत दोनों होते रहते हैं। फिलहाल हमने अध्यक्ष जी से कहा था, गार्गी राय जी से, कि अपनी दृष्टि से 10 श्रेष्ठ रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करें क्रमवार से। उन्होंने जो क्रम दिया है वह नीचे प्रस्तुत है, उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इतनी उत्कृष्ट समीक्षा और समय देने के लिए हम अध्यक्ष गार्गी राय जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और सभी रचनाकारों की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि वे सफलतापूर्वक उन्होंने अपना यह पूरा सप्ताह गुजारा। इन रचनाओं में जो उत्कृष्ट लघुकथा के रूप में हमारे सामने उन्होंने जो 10 नाम भेजा है, पूरे देश भर से लगभग 40 से अधिक लघुकथाकार शामिल हुए और उतनी ही लघुकथाएँ आई। तो उनमें से 10 लघुकथाओं को चुनना बड़ा कठिन काम था, फिर भी उन्होंने दिया है। उसमें है पहला मांग गोविंद भारद्वाज का, दूसरा है डॉक्टर अनीता पांडा के दान पात्र, तीसरा है जयंत कुमार का मंच का मोह, चौथा सपना चंद्रा का ड्रेस कोड, पांचवा डॉक्टर अभिषेक का मेरी माँ, छठा नलिनी श्रीवास्तव कन्या कलेवर, सातवां सिद्धेश्वर का दिखावा, आठवां विनोद प्रसाद का कुत्ते की मौत, नौवां बालेश्वर गुप्ता के घर की मालकिन और 10वां निर्मल कुमार डे का पगार। और इस पूरे सप्ताह ऋचा वर्मा भी जुड़ गई हैं, अभी उनका नाम ही लेने जा रहे थे। और इस पूरे गार्गी राय पूरे सप्ताह की अध्यक्षता किया और प्रभारी रही हमारी ऋचा वर्मा जी, जो अभी तुरंत जुड़ी हैं। अब हम गार्गी राय के बारे में छोटी सी जानकारी दे दें। उनका बहुत बड़ा परिचय हम देना भी नहीं चाहते, कोई समय भी नहीं है, लेकिन यह बतला दें कि गार्गी राय जी, जिनका निवास पटना है, इनकी गद्य पद्य दोनों में लिख रही हैं। एक कविता और 4 लघुकथा के साझा संग्रह में उनकी रचनाएं आई है और कई मंचों से सम्मान प्राप्त और समाचार पत्रों में लघुकथाएं उनकी प्रकाशित होती रही है। उनकी जो हमें 2, 4, 5 लघुकथाएं प्राप्त हुई थी, उस पर हमने छोटी सी डायरी लिखा है, उसे मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि उनके व्यक्तित्व कृतित्व के साथ आपको थोड़ा परिचय हो सके। उसके बाद गार्गी राय जी अपनी 3 लघुकथाओं के यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लघु कथा के छोटे कलेवर में भी सकारात्मक दृष्टि रखती है गार्गी राय। अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंसा, पुलिस की हैवानियत, दान दहेज आदि इस तरह के ढेर सारे विषय लघु कथा के केंद्र में रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी विसंगतियाँ व्यक्ति और समाज की देन है, और लघु कथा हो या साहित्य की कोई भी विधा, विसंगतियों पर प्रहार करना उसका पहला धर्म होता है। और इस धर्म को निभाने में साहित्यकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, खासकर लघु कथाकारों ने। विषय एक होते हैं, लेकिन उसे देखने की दृष्टि प्रत्येक रचनाकारों की अलग अलग होती है। लगभग एक तथ्य पर होते हुए भी ढेर सारी रचनाएं अलग अलग मौलिक चिंतन लिए हुए होती है। संवाद, अदायगी और प्रस्तुति का ढंग रचना को मौलिक बनाती है। आज के अधिकांश कवि हो या फिर लघुकथाकार यहीं पर चूक जाते हैं और फिर उनकी रचना अच्छी होते हुए भी बोझिल प्रतीत होने लगती है। मुझे प्रसन्नता है कि युवा रचनाकारों के बीच गार्गी राय अपनी मौलिक पहचान लेकर उभर रही हैं। यथार्थवादी सच्चाई की वह जीवंत लेखिका है। कविता हो या लघु कथा, गार्गी राय की रचनाओं में संवाद, अदायगी, एक विषय वस्तु के ख्याल से तटकापन नजर आता है और यही जीवंतता उनकी पहचान बनकर उभर रही है। गार्गी राय की एक लघु कथा है सूर। आम विषयों से हटकर जाति धर्म के आधार पर शैक्षणिक बंटवारा किस प्रकार बच्चों की पढ़ाई को बाधित करती है, उसका जीवंत उदाहरण उनकी इस लघु कथा में देखी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि लघु कथा सकारात्मक ही हो, क्योंकि बहुत सारी लघु कथाएं निष्कर्ष नहीं निकालते बल्कि समस्या छोड़ जाती है पाठकों को सोचने समझने के लिए। लेकिन गार्गी राय इस सिद्धांत से थोड़ी हट कर चलती हैं। उनकी लघु कथा सृजन की यह अतिरिक्त विशेषता मानी जा सकती है। तभी तो लघु कथा का अंत इस पंचलाइन से उनका होता है। कमली की बातों से विस्मित रेशमी मैम ने उसे समझाते हुए कहा, तू डर मत,
देखती हूँ कौन तुझे रोकेगा। कल से तुम दोनों के बच्चे आएंगे। जब विद्यादायिनी माँ ने अपने ज्ञान का बंटवारा वर्ण के आधार पर नहीं किया तो हम और तुम कौन होते हैं बांटने वाले। हालांकि लघु कथा का अंत यहीं हो जाता तो बेहतर था कि इसके बाद यह लिखने की कई आवश्यकता नहीं होती है जो लघु कथा में लिखी गई है कि आसन्मित कमली के गले में बैठी सरस्वती फिर से गुनगुनाने लगी, साथ ही झाड़ू भी सुर पर थिरकने लगी। हालांकि आज भी मुख्य धारा के कई लघु कथाकार, इसमें कमल चोपड़ा हो सकते हैं, सुकेश साहनी हो सकते हैं, अशोक भाटिया हो सकते हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं जो इन बातों को दरकिनार कभी कभी कर भी देते हैं। आज की मुख्य धारा के कई लघु कथाकार अपनी रचना के पंच लाइन के बाद कोई ना कोई टिप्पणी देना नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए इसे हम लेखक की मौलिक दृष्टि और मौलिक लेखन की अपनी विशेषता मान रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस युग में पत्र पत्रिकाओं की क्या स्थिति है, इन बातों को बहुत ही मार्मिक ढंग से अपनी लघु कथा में समेटने का प्रयास किया है गार्गी राय ने। अपनी इस लघु कथा में जब पत्रिका पुस्तक की दुकान पर कटाक्ष मारते हुए कहता है, चाचा ने अपनी बातों को विस्तार दिया, मेरा बड़ा बेटा तो साफ कह दिया, अब आपकी मन मर्जी नहीं चलेगी, अपनी किताबें रद्दी में बेचो और मुझे फास्ट फूड की दुकान चलाने दो, मैं बाजार का नब्ज पकड़ता हूँ, देखना ग्राहक कैसे टूटते हैं। लेकिन इसके जवाब में लेखिका सकारात्मक संदेश दे जाती है, तो क्या आज से मेरी प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें या पत्रिकाएं। आश्चर्य से रमेश के शब्द गले में ही अटक गए। हाँ बेटा, जब फास्ट फूड के खरीदार पाठकों पर भारी पड़ने लगेंगे तो मेरे जैसी दुकानें तो बंद होंगी ना। यानी नकारात्मकता को हम सकारात्मकता में कैसे बदल सकते हैं, इस ओर गार्गी राय की लोक कथाओं में अधिक हस्तक्षेप दिखता है और उनके इस तरह का प्रयोग, प्रोत्साहन, राधिका उत्सव आदि कई लोक कथाओं में हमें देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लघु कथा के छोटे कलेवर में भी सकारात्मक दृष्टि रखती है गार्गी राय। यह हमारी छोटी सी डायरी थी गार्गी राय की लोक कथाओं पर। हम इससे ज़्यादा विस्तार से इसलिए नहीं कहें कि आज लघु कथा सम्मेलन है और समीक्षाएं कम, लघु कथा पाठ अधिक होगा। हम सबसे पहले प्रथम सत्र में हम आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य अतिथि गार्गी राय जी को, उनकी 3 लघु कथाओं के साथ। हमारे मंच पर आज सौभाग्य की बात है कि योगराज प्रभाकर जी उपस्थित हैं। यदि वे उनकी लघु कथाओं पर कुछ टिप्पणी दें तो मुझे प्रसन्नता होगी। आगे तो हम उनकी लघु कथाओं पर कह ही चुके हैं। गार्गी राय जी। मंच को नमन, आदरणीय सिद्धेश्वर सर को नमन, योगराज सर को नमन और सभी सुधीजनों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। मेरी एक छोटी सी लघु कथा है जिसका शीर्षक है ऐब। शंभू बाबू ने निर्विरोध चुनाव जीतकर साबित कर दिया कि हमारा समाज आज भी ईमानदार और कर्मठ चरित्र को पसंद करता है। शंभू जी की प्रशंसा करते प्रभुनाथ ने अपने मित्र गोरख से कहा, जिला स्तर की राजनीति में तो जीत गए, लेकिन सुना है राज्य स्तर के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन देखना, शंभू बाबू आगे फेल हो जाएंगे। गोरख ने अपनी बातों को विस्तार देते हुए कहा, ऐसा क्यों? उन्हें तो सभी पसंद करते हैं और जीतने के लिए तो मात्र 12 वोट ही चाहिए। प्रभुनाथ ने कौतूहलवश अपने मित्र से पूछा। अपने ऐब के कारण? गोरख ने गंभीरता ओढ़े हुए 2 टूक कहा। स्पष्ट करो भाई। प्रभुनाथ ने मन में उठ रहे अनेकों प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा। गोरख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब एक वोट 25 लाख में बिकने लगेंगे तो वहां शंभू बाबू की ईमानदारी ऐब उन्हें ले डूबेगी। धन्यवाद। मेरी दूसरी लघु कथा है जिसका शीर्षक है श्राद्ध का उत्सव। श्राद्ध के दिन तुम क्या पहनोगी? सफेद कुर्ती ही ना? पिंकी ने उतावली होकर अपनी चचेरी बहन महिमा से पूछा। कुछ निराश होते हुए महिमा ने कहा, नहीं यार, मम्मी बोल रही है अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है, सफेद पहनना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। ऑफ व्हाइट या बेज कलर की कुर्ती पहन लो। तभी चाची ने सभी को दुनियादारी का पाठ पढ़ाते हुए कहा, सभी ने तैयारी पूरी कर ली है, कल तक सब मेहमान आ जाएंगे। रिंकी भी अमेरिका से आ जाएगी। बेस्ट फोटोग्राफर को मैंने फोन कर दिया है। एक जैसे कपड़े और मेकअप हो तो फोटो अच्छा आता है। समीप बैठी मरमाहत दादी सबकी बातें सुनकर
मन ही मन भुनभुना रही थी, काश सभी लोग बीमार दादाजी से जीते जी ही मिल लिए होते और एक लोटा पानी का सुख दे देते तो आज उनकी आत्मा अतृप्त नहीं जाती। इस गलतफहमी, इस गहमा-गहमी में दादाजी तो पीछे छूट गए हैं, चारों तरफ बस रहा है तो केवल श्राद्ध का उत्सव। मेरी तीसरी लघु कथा है खरीदार। अरे चाचा, किताबें और पत्रिकाएं तो ऐसे समेट रहे हो जैसे अपनी दुकान ही बंद कर रहे हो। रमेश ने मजाकिया लहजे में किताब दुकानदार से कहा। ठीक समझ रहे हो बेटा, एक समय में 5 सदस्यों वाला परिवार का भरण पोषण इसी दुकान से चलता था, लेकिन आज इस मोबाइल युग में किराया तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब पाठकों की संख्या बहुत कम हो गई है, जो 2-4 बचे हैं वह भी मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं। चाचा ने अपनी बातों को विस्तार दिया। मेरा बड़ा बेटा तो साफ कह दिया है, अब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अपनी किताबें रद्दी में बेचो और मुझे फास्ट फूड की दुकान चलाने दो। मैं बाजार का नब्ज पकड़ता हूँ, देखना ग्राहक कैसे टूटते हैं। बेटे ने बड़ी रौब और आत्मविश्वास से कहा, परंतु मैं अपनी आंखों के सामने एक सुनहरे दौर को जाते हुए देख रहा हूँ। चाचा ने नम आंखें और भर्राए गले से अपनी बात पूरी की। तो क्या आज से मेरी प्रतियोगिता परीक्षा की किताबें और पत्रिकाएं? आश्चर्य से रमेश के शब्द गले में ही अटक गए। हाँ बेटा, जब फास्ट फूड के खरीदार पाठकों पर भारी पड़ने लगेंगे तो मेरी जैसी दुकानें तो बंद होगी ना। चाचा ने कटाक्ष के साथ अपनी बात पूरी की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए, लघु कथा आप संवाद के माध्यम से जो प्रकट करती है बड़ा प्रभावकारी होता है और समय भी कम लगता है। चूँकि आप लोग लघु कथा आपकी लघु में भी लघु है, तो मैं चाहूँगा समय आप बहुत कम समय में तीनों लघु कथाएँ पढ़ दी, जिसमें कोई तो 2 ही लघु कथा, 1 ही लघु कथा पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको यह स्वतंत्रता देता हूँ कि आप चाहें तो 2 लघु कथाओं का और पाठ कर सकती हैं। सर, आप पहले से बोले नहीं थे तो 3 ही लिखे हुए थे। 1 मिनट कोई में बात है, यदि आपको आपके देखना पास है तो आप देख लीजिए। हाँ। और मैं अच्छा। योगराज एक प्रभाकर जी लघु- से मैं तब तक कहूँगा कि नहीं, मिल गया आप सर। तैयार रहेंगे। हाँ हाँ, आप पढ़ दीजिए पहले। एक लघु कथा का शीर्षक है बसेरा। आहा, मिल गया, हम सभी इसी घने पेड़ में बसेरा बनाएंगे। मैना ने उतावला होकर मैनी से कहा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। पेड़ ने दोनों की बातें सुनकर जवाब दिया, लेकिन क्यों? हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति भी हमारे साथ को ऐसे ही बनाया है, जहाँ तुम वहाँ हमारी प्रजाति। क्या हमारा रहना तुम्हें पसंद नहीं भैया? मैनी ने उदास होते हुए पेड़ से कहा। एक लंबी सांस भरते घने पेड़ ने कहा, नहीं नहीं चिड़िया रानी, तुम्हारा रहना तो हमें बहुत पसंद सुहाता है। तुम्हारा चहकना मेरा अकेलापन दूर करता है। तुम्हारे बच्चों को अपने आगोश में बढ़ते देखना एक सुखद अनुभूति है। परंतु क्या भैया? चिड़िया ने आश्चर्य से पूछा। पेड़ ने रूंधे गले से कहा, सुना है कल से सड़क चौड़ीकरण होगा। धन्यवाद। मेरी चौथी लघु कथा थी। क्या बात है, एक लघु कथा और आप, उसके बाद ये योगराज बहुत सुंदर प्रभाकर। लघु कथा, गार्गी जी बहुत सुंदर लघु कथा है। क्या जी बात है। सर, बहुत बहुत जब धन्यवाद सर। श्रीधर भाई, मैं वीडियो पे नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक पार्टी में बैठा हूँ। आपकी आवाज ही मेरे लिए बहुत काफी होगा। आपका आशीर्वाद हाँ, उनको सर। मिल गया, उनको मुझे धन्य हो लघु गई। कथा इसलिए पसंद आई, गार्गी जी। जी सुनिए। जी सर। हमारी लघु कथाओं में कल्पना का जो तत्व है ना, बहुत कम होता जा रहा है। जी। एक आम इंसान और एक लेखक में उसकी भाषा का ही अंतर होता है, उसकी कल्पना शक्ति का ही अंतर होता है। जी कल्पना सर। शक्ति जो है ना, वो आम व्यक्ति में नहीं होती है, एक रचनाकार में होती है। और कल्पना शक्ति आपकी इस रचना में मुझे लगी और जी सर। इसलिए मुझे बहुत आभार अच्छी लगी। सर। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी कि आप सहज रूप से हमारी बात को स्वीकार करते हुए और गार्गी जाए जो आज की अध्यक्षता कर रही हैं, उनकी लोक कथा पर आपने बहुत ही बेबाक और बढ़िया टिप्पणी दी। एक सलाह। जी सर। मैना मैनी नहीं, ये गलत है। मैना मैनी नहीं जी। मैना जो होती है वो मेनली जो होती है वो फीमेल पक्षी होती है। जी। तो उसकी जो जोड़ी है वो तोते के साथ बनती है। आप इसके ऊपर अच्छा। विचार करिएगा। मैनी नहीं होता, मैनी कुछ नहीं होता। जी जी सर, है हम ना? सुधार करेंगे सर। आभार सर। अरे भाई, हम एक दूसरे के साथ हम सभी अपने हैं, तो एक दूसरे को खुल के बात कह सकते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिल्कुल इसीलिए सर, तो आप मंच इतनी व्यस्तता में भी आप समय निकाले सर, हम कृतज्ञ हैं। नहीं, मैं आज जी। व्यस्त नहीं हूँ, मैं तो पार्टी में हूँ।
हाँ सर, तभी तो बोले हैं पार्टी में उसके है, बावजूद समय दे उसके रहे हैं। बावजूद भी आपके टिप्पणी बड़ा महत्व रखी है आज जी गार्गी राय सर, के लिए भी। ठीक है गार्गी राय जी। जी, आप एक और लोक कथा पढ़िए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, मेरी एक और लघु कथा का शीर्षक है स्वाभिमान। कॉटन रुमाल और जुराबे ले लो, कॉटन रुमाल और जुराबे ले लो। अरे देख ना यार, 80 बरस की तो होगी बुढ़िया, डंडे बिना चल भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी ट्रेन में रुमाल बेच रही है। हाँ यार, मुझे तो इस पे दया आ रही है। ओ अम्मा, ये लो 5 रुपए, कुछ खा लेना। नहीं बेटा, रुमाल ले लो, 20 रुपए का है। कुछ कम कर दो ना अम्मा, 20 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं बेटा, 20 रुपए ही लूंगी। तेवर देखो अम्मा के, 1 रुपया कम करने को तैयार नहीं, रुमाल बेचकर एहसान कर रही है। तुम पर तो नहीं बेटा, लेकिन खुद पर एहसान कर रही हूँ। कम से कम भीख तो नहीं मांग रही हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। योगराज प्रभाकर जी, यदि आप 2 शब्द और बोल सके तो बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी लघु कथा है, सार्थक संदेश है इसका। जी, इसका आभार संदेश सर। सार्थक है, इसलिए अच्छी लगी लघु कथा। आभार सर। और बिल्कुल कसी हुई और सदी हुई लघु कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगराज प्रभाकर जी। आप तो चाहे तो घंटों बोल सकते हैं लोक कथा के ऊपर, आप लोक कथा के विद्वान हैं और एक सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। आप पता नहीं किस पार्टी में हैं, यदि अब आप मेरे पता नहीं हमारे आग्रह को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं चाहता था कि आप भी एक लोक कथा पढ़ देते तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता। बिल्कुल पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। मैंने हमेशा इनकार किया, लेकिन आज पढ़ूंगा। तो मैं आपसे आपको ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं और एक लोक कथा आप पढ़ें ताकि उस पर आज टिप्पणी देंगी हमारी अध्यक्ष गार्गी राय जी। सर के लघु कथा ही हमको क्यों फंसा नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप डरती को है पूरे सप्ताह। शायद मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, आपका स्वागत है। मुझे लघु कथा पढ़ने का शौक नहीं है, आपने देखा होगा मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि आप आज पढ़ रहे हैं हमारे मंच पर। जी, मेरी लघु कथा का शीर्षक है अनसुना गीत। जी। बस स्टॉप की बेंच पर एक वृद्ध अक्सर बैठा दिखाई देता था। बदन पर हल्का कुर्ता, हाथ में लकड़ी की एक छड़ी, आंखों में शायद कोई इंतजार। मैं रोज वहां से गुजरता, उसे देखता, मगर कभी रुकता नहीं था। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, मोबाइल में डूबे चेहरे, किसी के पास ठहरने का वक्त ही नहीं था। कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते, कुछ थोड़ी देर ठहर कर उसे देखते और सिर झटक देते, और कुछ अपने कानों में ईयरफोन लगाकर उसकी उपस्थिति से ही अनजान बने रहते। मैं कई दिनों से उसे वहीं बैठे देख रहा था, कभी सुबह कभी शाम। हर समय वह वहीं बैठा मिलता। आज भी वहीं बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके किसी अनकही उदासी की तरह बह रहे थे। लोग छतरियां थामे तेजी से भाग रहे थे। वह कुर्सी पर बैठा था। उसका कुर्ता भीग रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। आखिरकार मैं ठिठक गया। मैं उसके पास गया और झिझकते हुए पूछा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? उसने एक गहरी ठंडी आह भरी, फिर धीमे से स्वर में बोला, इसलिए बैठता हूँ बेटा, ताकि कोई तो मुझसे इसका कारण पूछे। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आप भी एक सकारात्मक संदेश दे जाते हैं अपनी। अब आपका पंच लाइन का तो कोई जवाब नहीं। आप स्वयं पंच लाइन के महत्व को आप बताते रहे हैं और अपनी लोक कथाओं में भी इसका उपयोग करते हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने इसे प्रस्तुत किया है। और उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इस समीक्षा मैं बहुत विस्तार से नहीं दे पाने की मेरी कमजोरी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके लोक कथा पर हमारे आज के अध्यक्ष गार्गी राय जी संक्षिप्त टिप्पणी दें। क्या बोलूं सर, हम तो एकदम निशब्द हैं और पूरा प्रवाह में ये लघु कथा सुनते सुनते और लास्ट में तो एकदम रोंगटे खड़ा हो गया। और आज के समाज का वो उदासीनता, प्रेम आपस में खत्म होना, एक दूसरे की केयर नहीं लेना, वो सब कुछ दिखा गया इतना ही देर में। तो एकदम अद्भुत और ये सीखने वाली लघु कथा, जिसको पढ़ के सुन के हम लोग भी परिष्कृत हो सकते हैं, वैसी लघु कथा। सर की लघु कथा पे बोलना तो क्या बोलूं मैं। चलिए, आपने जितना बोला बहुत है
और जी इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने त्वरित समीक्षा भी बहुत बढ़िया ढंग से दिया। इतना बढ़िया त्वरित समीक्षा तो मैं भी नहीं दे सकता। बावजूद मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे सप्ताह अध्यक्ष भूमिका जितनी ईमानदारी, निर्भीकता और मेहनत और परिश्रम से किया है, बहुत कम लोग इस तरह कर पाते हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोग औपचारिकताएं सिर्फ निभा कर रह जाते हैं। और योगराज प्रभाकर आज हमारे मंच पर आकर निश्चित तौर पर हमारे मंच को, आज के इस गोष्ठी को उन्होंने यादगार बना दिया है। उम्मीद नहीं थी कि अपनी व्यस्तता में उस समय देंगे कि नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चूँकि यह लघु कथा सम्मेलन है, मैं तो चाहूँगा कवि सम्मेलन में भी वो आएँ, अपनी गज़लों का पाठ करें। चूँकि वही गज़ल भी बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग को अच्छा लगेगा। और हम लोग यह मान के चलते हैं कि हम संख्या पर विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते कि कितने अच्छे अच्छे रचनाकार को, हम नए पुराने रचनाकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास करते हैं, उनकी रचनाओं को सुनते हैं। क्योंकि हमारा मकसद भी नहीं है सिर्फ भीड़ जुटाना, और हम एक सार्थक कार्य करें, ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इस मायने से योगराज प्रभाकर जी, जो लघु कथा के सशक्त हस्ताक्षर हैं, लघु कथा कलश के संपादक हैं, आज हमारे बतौर मुख्य अतिथि हमारे मंच पर हैं। हम उनका बहुत अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए अतिरिक्त धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। अक्सर लघु कथाएँ वास्तव में नहीं पढ़ते हैं, आज उन्होंने लघु कथाओं का पाठ करके आज हमारे इस लघु कथा सम्मेलन को उन्होंने सार्थक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज प्रभाकर जी। और अब हम दूसरे सत्र का आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हमारे मंच पर जितने जो भी रचनाकार सबसे पहले उपस्थित हुए हैं, उनमें से हम 10 रचनाकारों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं और उनकी एक एक लघु कथाएँ हम सुनेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले जो गार्गी राय और योगराज प्रभाकर के पास जो सबसे पहले जुड़े हैं, वे हैं वर्षा अग्रवाल जी। वर्षा अग्रवाल जी आएँ, और जो भी रचनाकार आएँ सिर्फ ये बतलाएँ, लघु कथा का शीर्षक 2 बार बोलेंगे और कहाँ से वो उपस्थित है ये केवल बतलाएंगे। वर्षा अग्रवाल जी, आप आमंत्रित हैं। और मैं बतला दूं कि समीक्षा तो वो हमेशा करती नहीं है, पूरे सप्ताह अध्यक्ष टिप्पणी करती नहीं है गार्गी राय जी। तो यहाँ पर चूँकि अधिक से अधिक लघु कथाएँ पढ़ सके, यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में बोलेंगी प्रत्येक लघु कथा के बाद 1-2 मिनट। वर्षा अग्रवाल जी। दिख नहीं रही है सर, दूसरे को बुला लीजिए। अच्छा, वो कह भी नहीं तो कुछ व्यस्तता में है वो, लेकिन हालांकि जुड़ी हुई हैं, मैं तब तक बताता। उसके बाद जुड़े हैं अनिल कुमार जैन। अनिल कुमार जैन यदि मंच पर हो तो कृपया हमारे सामने आए मंच पर, और इस तरह बैठे कि हम उनकी पूरी तस्वीर देख सके। हमेशा उनको हम आधा ही देख पाते हैं। और थोड़ी दूर हो जाइए, थोड़ी सी और दूर हो जाइए, आपकी आवाज़ बिल्कुल आएगी, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद रहती है। अनिल कुमार जैन जी हमारी संस्था के स्थायी सदस्य मानते हैं उनको। प्रत्येक गोष्ठी में उपस्थित रहते हैं, चाहे कवि गोष्ठी हो, चाहे लोक कथा सम्मेलन हो। हम अनिल कुमार जैन को आमंत्रित करते हैं। जी, आदरणीय सिद्धेश्वर सर और योगराज सर जी को प्रणाम, और हमारी अध्यक्ष बहन अध्यक्ष महोदया गार्गी राय जी को सादर प्रणाम। आदरणीय मंच को नमस्ते। आप ये बोल के चलिएगा कि आप कहाँ से उपस्थित हैं। मैं बोल गया, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान, रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ, और मैं अपनी लघु कथा का पाठ करता हूँ। किसी काम का नहीं, शीर्षक का नाम है किसी काम का नहीं। जिला स्तर के अधिकारी मृदुल जी की सेवानिवृत्ति का विदाई समारोह चल रहा था। संचालनकर्ता ने मृदुल जी का परिचय देते हुए उनकी ईमानदारी से कार्य करने के गुणों का खूब बखान किया। परिचय में यह भी बताया कि उनकी सेवावधि में मृदुल जी की पोस्टिंग 34 स्थानों पर रही है। यह सुन प्रशिक्षु अधिकारी शिव कुमार ने पास बैठे अपने एक बड़े अधिकारी से पूछा, सर मृदुल सर की इतनी तारीफ हो रही है, पर ये क्या 34 स्थानों पर पोस्टेड रहे? बड़ा अधिकारी बोला, शिव, मृदुल जी बहुत ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहे हैं। ये किसी की भी नियमों के विपरीत बात नहीं मानते थे। दोनों अधिकारियों की बातें सुन रहे पास में बैठे एक अन्य अधिकारी ने कहा, मैं इनके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे याद है कुछ समय पहले एक राज्य मंत्री ने मृदुल जी को नियमों के विरुद्ध काम बताया था,
मर्दुल जी ने बिना भय के उनके कार्य करने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि मर्दुल जी के विरुद्ध जांच बिठा दी गई और मर्दुल जी पाक साफ निकले। आज के युग में मर्दुल जी का जैसे ईमानदारों का काम करना बड़ा कठिन है, इसलिए इनके बार बार ट्रांसफर होते रहते थे। बड़ा अधिकारी फिर बोला, चलो चलते हैं, कार्यक्रम तो पूर्णता की ओर है। हाँ, एक बात और बोलूं, इन्हें थोड़ा लचीलापन रखना चाहिए था। अब एक आज पड़ी जा रही है, जुड़ के जाइएगा, अनुसार बोले तो इसके बाद। मर्दुल जी किसी काम के नहीं थे। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। और अध्यक्ष टिप्पणी 2 शब्दों में हमारे अध्यक्ष महोदय गार्गी राय जी। आदरणीय अनिल जी, आप तो एक अच्छे लघु कथाकार हैं। इसके पहले भी आपकी कई लघु कथाएं पढ़ चुके हैं। ये जो आपने पटल पे डाला है उससे इतर ये लघु कथा है। त्वरित तो टिप्पणी देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कुछ भ्रष्टाचार को दिखाती हुई लघु कथा है। बहुत अच्छी लघु कथा है जो आज के समाज को दिखा रही है कि कैसे एक ईमानदार आदमी व्यवस्था का शिकार बन के रह जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आखिरी पंक्ति थी आपकी, जितना मैंने तुरंत सुना उतना, वो शायद हट जाता तो ज्यादा प्रभावी होता। जो सबसे आखिरी पंक्ति थी, आखिरी के ऊपर वाला आपकी बारीकता ज्यादा दिख रही है, ज्यादा प्रभावी दिख रही है। ठीक जी, मेरे हिसाब से। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में आपने बढ़िया टिप्पणी दिया है और अनिल कुमार जैन जी लगातार सृजनरत हैं और मैं दे रहा हूँ पोते पोती के साथ योगराज प्रभाकर जी खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है उनको देख के कि बताइए घरेलू दोनों साहित्य और परिवार दोनों को एक साथ किस तरह संभालते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम अब बढ़ते हैं। वर्षा अग्रवाल जी का अभी नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, फ़ोन की थी तो थोड़ी देर बाद वो जुड़ेगी, थोड़ा सा नेटवर्क का काम नहीं कर रहा है। तो हम अनिल कुमार जैन जी के बाद आमंत्रित करते हैं सुधा पांडे जी को, जो पटना से हैं, और उनसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। सभी साहित्यकारों को मेरा नमन है। मेरी लघु कथा है लोकोक्ति पर आधारित, खाली दिमाग शैतान का। देखो, दिन भर की दिनचर्या राशि की बहुत खराब है। दिन को रात और रात को दिन बना देती है। पढ़ाई समाप्त हुई है, सब बच्चे प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, अपने कैरियर की चिंता में है। राशि अपने में मस्त है, अपने शुरू की पढ़ाई से ही बेफिक्र रहती है। मोबाइल लैपटॉप में कुछ कुछ देखती रहती है, ज्यादातर तो फालतू बातें ही देखती है। उसका कहना था, अधिक नंबर जो लाते हैं दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो मैं भी कम नंबर लाकर भी उसी कक्षा में जाती हूँ। फिर अधिक और कम मेहनत से क्या फायदा। लेकिन फालतू वीडियो यूट्यूबर बनना पसंद करती है। अम्मा धीरे से राशि से पूछती है, क्यों अकेले बैठी रहती हो, क्या सोचती हो। राशि अपने में व्यस्त है, नौकरी की तरफ ध्यान ही नहीं जाती। अम्मा कहती है, खाली दिमाग शैतान का चरितार्थ होता है। जब कोई काम नहीं होता तो मानव का मन शैतानी में लग जाता है, उलूल जुलूल की बातों को महत्व देता है, अपने टैलेंट को छोड़कर। धन्यवाद। धन्यवाद सुधा पांडे जी। और इस पर टिप्पणी 2 मिनट देंगी गार्गी राय जी। आपकी पटल पे तो लघु कथा जो प्रेषित थी वो मैंने पढ़ा था, वो रिक्शा वाला। दिक्कत ये हो रही कि जो भी लघु कथा कार्ड दोबारा आ रहे हैं, जो पटल पर भेजते वही रचना यहाँ पढ़ना चाहिए, ताकि अध्यक्ष महोदय सटीक और बढ़िया टिप्पणी दे सके। और अभी तो फिर आगे गोल गोल ही बोल पाता है, त्वरित समीक्षा मुझे हर लोग या मैं भी स्वयं नहीं दे पाता। तो चलिए कोई बात नहीं है। मुझे निवेदन है कि आगे से जो भी रचनाकार जो यदि पटल पर डाले हैं तो वही रचना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो इसमें बहुत तो अभी तुरंत देना मुश्किल है, लेकिन जहां तक हम समझे हैं कि थोड़ा सा कसावट की जरूरत है। लास्ट के 4 पंक्ति को जो आपने पढ़ाया है उसको आप हटा सकती हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, और तो थोड़ा सा कसावट आ जाएगी। नहीं तो विस्तृत लिए हुए लघु कथा है और भाव अच्छे हैं, थोड़ा कसने की जरूरत है। तुरंत तो यही बोल सकती हूँ।
धन्यवाद। चलिए अभी सुधा जी, मेरी मेरी जो पोती मेरे पीछे खड़ी थी ना, उसका नाम भी राशि है। अच्छा 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 उनका मेरे पीछे खड़ी, उसका नाम भी राशि है। ये अच्छा बढ़िया बात है। मैंने अनजाने में नाम रखा और जाले में रखे के बाद देखिए टच कर गया। शीर्षक क्या थी आपकी लोक कथा की? खाली दिमाग शैतान। खाली दिमाग शैतान का। लोकोक्ति पे है। और इसके बाद अब हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं नलिनी श्रीवास्तव जी। मुझे लगता है आपका भी शायद नाम आया है श्रेष्ठ लोक कथाओं के चयन में। तो जो लोक कथा आप पढ़ें डाले थे, यदि वही पढ़े तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, अध्यक्ष जी को सुविधा होगा। वरना वो तो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठी तो कुछ तो बोलेंगी ही। तो मैं आमंत्रित करता हूँ नलिनी श्रीवास्तव जी को। जी सर, धन्यवाद। समृद्ध मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, आदरणीय योगराज सर को और अध्यक्षा जी को प्रणाम करती हूँ मैं, साथ ही पूरे मंच को मैं सादर नमन करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है नया कलेवर। नया कलेवर। सुनो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इंतजार कर रहा हूँ अपने मालिक का कि कब वह आए और मुझे प्यार से निहार कर मन में उतार ले। पर तुम इतनी उदास क्यों हो? बस यूं ही वह अनबनी सी बोल पड़ी। बताओ ना, उसका साथी पुनः बोला। क्या कहूँ, मुझे तो अब घर में कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं। सजी हुई घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती हूँ। वक्त वक्त की बात है, एक समय था जब मैं इन सब के बेहद करीब थी। घर के छोटे बड़े सभी मेरा बहुत मान ध्यान रखते थे। पर आज रुआसी हुआ बोल पड़ी। ओहो, उदास न हो, सुन तो, अब तू नए कलेवर में बदल गई है और बहुत संभाल कर रखी गई है। ये शायद तुझे पता नहीं। नहीं तो क्या सच्ची ऐसा? मैं तो समझी थी कि अब मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो रहा है। दुखी हो, उसने कहा। तब वह हंसकर बोला, अरे नहीं रे पगली, तुझे प्यार करने वाले आज भी बहुत हैं और कल भी रहेंगे। अब तो तेरा स्वरूप बहुत विस्तार पा चुका है। एक राज की बात बताऊं क्या? अब तू न पुरानी होगी, न फटेगी, न तुझे दीमक ही लगेगी, क्योंकि अब तू इंटरनेट पर पूरी तरह सुरक्षित है। हंसते हुए लैपटॉप ने किताब से कहा। जी धन्यवाद। क्या बात है, नए कलेवर। अध्यक्ष जी। जी सर, सबसे पहले तो ये दो निर्जीव का बातचीत है आपस में, किताब का और लैपटॉप का। और आज ये ज्वलन समस्या है। बात तो सही है कि किताब आजकल उपेक्षित हो गई है। ज्यादातर लोग मोबाइल में, लैपटॉप में ही पढ़ लेते हैं, अगर जो पढ़ने वाले हैं वो। तो ये अलग सास बहू और घर के समस्या से अलग, और दो निर्जीव लोग का आपस में वार्तालाप, और एकदम अंत में जाके पता चलना कि ये किताब और लैपटॉप की मन की बात है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सचमुच एक पाठक के लिए ये सरप्राइजिंग लगता है कि अरे वाह ये। और इसमें किताब की भी महत्ता बताई गई है कि तुम आज उपेक्षित नहीं हो, और लैपटॉप में सारा सहेजी गई हो, सारा उसमें सारा डॉक्यूमेंट और जो भी है किताब का सब कुछ फीड रहता है। अब तुमको ना दीमक खा सकती है, ना पानी में गल सकते हो, ना सड़ सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत उत्कृष्ट लघु कथा है। इसके लिए नलिनी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया टिप्पणी नलिनी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, लगातार लघु कथाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे निर्मल कुमार डे जी, मंच पर उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी एक लघु कथा लेकर हमारे सामने आए। जी, आदरणीय प्रभाकर जोगराज जी को मेरा नमन। बहुत खुशी होती है जब आप खुद मैंने रूबरू हम लोग हो पाते हैं, क्योंकि आप ही तो मार्गदर्शक हैं अभी हमारे लिए। हम सबके लिए मार्गदर्शक हैं। हम सबके लिए मार्गदर्शक है योगराज जी, उपस्थित होते हैं। मार्गदर्शक हैं, यही मैं कहना हमारे पर तो उनका विशेष स्नेह है, इसलिए आते हैं। हम तो यही मान के चलते। चलिए निर्मल कुमार डे जी, आप लोग कथा पढ़िए। लघु कथाकारों से भी उनका अच्छा लगाव है और कथा से तो है ही।
उनका कमिटमेंट देखकर हम लोग को बहुत खुशी होती है। कुछ अचंभित से उत्साह होता हो कि इस उम्र में भी कितने मैंने तल्लीनता से और कितने कमिटमेंट के साथ हम लोग से जुड़ जाते हैं। उन्हें बहुत बहुत प्रणाम मेरा। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पहली पगार। आपने बार बार लिखा है पगार, सिर्फ पगार नहीं है, पहली पगार। चलो जी, इस रविवार को जनकपुर घुमाते हैं। अब आप पति आएंगे, की बात से अचंभित पत्नी ने पूछा। इसके बाद पत्नी आप ने बुलाते हैं, कहा, आप जरूर सच? जाइए। एक बार मैं फिर बोला, चलो जी, इस रविवार को जनकपुर घुमाते हैं। पति की बात से अचंभित पत्नी ने कहा, सच? अचानक आपने कैसे प्लान बना लिया? मेरी भी इच्छा थी, परंतु आपकी व्यस्तता को देखकर प्रकट नहीं कर पाई। जाने मन व्यस्तता अपनी जगह है, लेकिन खास मौके को भी नजरअंदाज कैसे कर लूं? मैं आपकी बात समझी नहीं। बाबूजी ने कभी कहा था तुम्हें कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। जी, बाबूजी ने गांव समाज की परवाह न कर मुझे शहर में पढ़ने भेजा था। आज इसी पढ़ाई ने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी। कंपनी बंद हो जाने से कुछ महीने तक आप बेरोजगार हो गए थे और तुमने परिवार की सेहत बिगड़ने नहीं दी। तुमने लोकल स्कूल में ज्वाइन कर ली। तुम्हारी शैक्षणिक योग्यता आड़े समय काम आई। तुम्हारी पहली पगार तुम अपने पिताजी को देना नहीं चाहोगी? मतलब एक लड़का अपनी पहली पगार अपने माता पिता को जरूर देता है, तो क्या हुआ? तुम बेटी हो, अपने माता पिता के लिए किसी बेटे से कम तो नहीं। अपनी पहली पगार पिताजी को देकर एक नई मिसाल कायम करना। पत्नी की आंखें गीली हो गई। आपकी स्नेह भावना देख मेरा जीवन सार्थक हो गया, लेकिन पिताजी पैसे नहीं लेंगे, पहले चलो तो। पत्नी के चेहरे में खुशी झलकने लगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस पर आप 2 मिनट टिप्पणी दीजिए। जी सर। आदरणीय निर्मल सर, आपकी लघु कथा जो है पहली पगार, ये एक नया विषय तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, समाज में ये कॉमन नहीं है कि लड़कियां अपने माता पिता को पहली पगार दे या आखिरी पगार दे। वो सिस्टम में नहीं है, हम व्यवस्था वैसी नहीं बनी है। तो नई चीज लेकर आप आए तो वो अच्छा